हेलो एवरीवन। आज हम रीट 2017 का जो एग्ज़ाम था उसके लेवल 1 के मैथ्स के पेडागोजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट शो नहीं करती है मैथ्स के नेचर को, यानी गणित की क्या प्रकृति होती है उसके नेचर को शो नहीं करती है। ये ध्यान देने वाली बात है। पहला, मैथ्स की अपनी भाषा होती है जो कि फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल से डिराइव होती है। हाँ, मैथ्स की एक अपनी लैंग्वेज होती है जिसके अंदर सिंबल्स होते हैं, साइंस होते हैं, जिससे कि हम फॉर्मूलाज बनाते हैं, कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल को डिराइव करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 180 डिग्री। इस जो प्रिंसिपल को है हमने डिराइव किया है सिंबल्स का यूज़ करते हुए। हमने कहा है कि 1 2 3 1 + 2 + 3 एंगल 1 + एंगल 2 + 3 = 180 डिग्री। एक हमने इस कॉन्सेप्ट को डिराइव किया है, जनरलाइज किया है। तो मैथ्स की एक भाषा होती है जिससे कि हम फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल को डिराइव करते हैं। ये स्टेटमेंट तो अपने आप में सही है, तो ये हमें गलत बतानी है, तो ये तो नहीं हो सकती। मैथ्स के अंदर स्कोप होता है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने का। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैथ्स का खुद का नेचर जो होता है वो अमूर्त प्रत्ययों पर आधारित होता है। जैसे कि हमारा अगर हम देखें 1 जो है, ये सिंबल जो है, ये एक 1, ये एक पेंसिल, एक रबड़, एक शॉर्पनर, एक आदमी, उसके बाद हमने ये सारी चीज़ों के बाद देखा कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक सिंबल 1 है, यानी कि वो एक चीज़ को दर्शाती हैं। तो ये सिंबल जो है ये दिखा रहा है 1 को। तो इस तरीके से 1 के कॉन्सेप्ट को हमने एक पिक्टोरिकली, जैसे हमने ये शो किया, चाहे हम इसे कहीं पर भी ले जाएं तो मतलब ये एक्सप्लेन करेगा कि ये हमारा 1 है। तो मैथ्स के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनके अंदर एक्सप्लेनेशन की जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। मैथ्स का एरिया ऑफ जनरलाइजेशन काफ़ी संकुचित है। मैथ्स का एरिया ऑफ जनरलाइजेशन संकुचित नहीं है, उसका तो वाइड एरिया है जो कि हमारा कल्चर तक पे बेस नहीं होता। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट लेते हैं जो और आप इंडिया में पढ़ा रहे हैं, जैसे कि आपने मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है, 2 × 2 जो है वो 4 है, चाहे वो अमेरिका में पढ़ा हो, चाहे चाइना में पढ़ा हो, कुछ भी पढ़ा हो। तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट तो खुद ही एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और हाईली साइंटिफिक होते हैं, जो कि लैंग्वेज, अपनी मैथ्स की लैंग्वेज होती है, उस पर आधारित होते हैं। तो इसमें तो हमारे सोशल बायसेस और ये सब तो ये भी नहीं आते। तो मैथ्स तो हाईली साइंटिफिक और हाईली प्रिसाइज है। तो मैथ्स का एरिया ऑफ जनरलाइजेशन नैरो नहीं होता, वो तो वाइड होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है और हमें गलत ही स्टेटमेंट बतानी थी, तो ये इसका आंसर है। नंबर प्लेस मेजरमेंट, नंबर्स और उनका स्थानीय मान कहाँ कहाँ पर वो हैं, उनकी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, मेजरमेंट, मापन, वेट का, नंबर का, लेंथ का, तो वो हमारे बेस होते हैं मैथ्स में। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे आगे जाकर जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को और रिफाइन किया जाता है, उसमें नई नई चीज़ों को और विस्तार से एक्सप्लेन किया जाता है और कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे और आगे बढ़ाया जाता है हायरार्किकली। तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही है, ये बेस है मैथ्स का, ये हमारे गणित का आधार है जिनको और आगे आगे बढ़ाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है, मगर हमें तो गलत बतानी है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है सी। गणित में सामान्यकरण का क्षेत्र संकुचित होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। गणित में सामान्यकरण का क्षेत्र वाइड, विस्तृत होता है, ये आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के कौन से वैल्यू को शो करता है? अगर हमारी जितनी गणित में उन्नति होगी, यानी हमारे नए नए मैथमेटिशियंस जो होंगे, जो प्रोग्रेस करेंगे, तो उससे देश की वृद्धि होगी। जैसे कि हमारे नए नए मैथमेटिशियंस ने मिलकर, फिजिशियंस के साथ मिलकर, हमारे जैसे हम अलग अलग सैटेलाइट्स जो होती हैं जो भेज रहे हैं, तो उसमें हम मैथ्स के संप्रत्ययों का यूज़ करते हैं। हम देखते हैं कि हमारी जी जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या है, हमें कितनी वेलोसिटी पे, हमें कितनी जो है स्पीड से किसी चीज़ को भेजना है। और हमारे नए नए कॉन्सेप्ट्स की, गणित की जितनी उन्नति होती है, उतने हमारे नए नए मैथमेटिशियन नए कॉन्सेप्ट्स लाते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उससे देश की वृद्धि होती है और देश की संपन्नता भी होती है। क्या ये मोरल वैल्यू से रिलेटेड है? क्या ये नैतिकता है, सही या गलत पे आधारित है? नहीं।
आर्टिस्टिक वैल्यू ऑफ मैथ्स, क्या ये आर्टिस्टिक वैल्यू कलात्मक वैल्यू से रिलेटेड है कि क्या ये सुंदर है या कोई हम चित्रात्मक, उस ये स्टेटमेंट उस पे आधारित है? नहीं। डिसिप्लिनरी वैल्यू ऑफ मैथ्स, गणित के अनुशासनात्मक मूल्य, यानी कि गणित जो होता है उसकी अपना एक नेचर एज अ सब्जेक्ट, उसका नेचर अपना लॉजिकल होता है, तर्क पे आधारित होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, अमूर्त होता है, और इसके अंदर डिसिप्लिनरी वैल्यू इस क्षेत्र में होती है कि ये इसके अंदर कोई जेंडर बायस नहीं होता, और इसके अंदर कोई आप जो इंसान जो है वो अपना इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकता। जैसे कि कोई कह रहा है कि नहीं भाई 2+2 जो है वो तो 5 होता है, मैं इस तरीके की सोशल रियलिटी कंस्ट्रक्ट करके, सामाजिक रियलिटी कंस्ट्रक्ट करके ऐसे अलग अलग आंसर दे रहा है, ऐसा नहीं है। मैथ्स का एक हमारा फिक्स आंसर है, देयर आर नो मल्टीपल आंसर्स, देयर इज अ फिक्स आंसर इन मैथ्स। तो वो डिसिप्लिनरी वैल्यू ऑफ मैथ्स से भी रिलेटेड नहीं है, वो रिलेटेड है हमारी सामाजिक मूल्य मैथ्स के आधार पर। जिस तरीके से हमारे नए नए मैथमेटिशियन नई डिस्कवरी करेंगे, नई नई शोध करेंगे, उससे हमारा नया उनका रिसर्च जो होगा वो और भी ज़्यादा प्रोग्रेस आएगा, तो उससे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी तो वो टेक्नोलॉजी संपन्न वो देश हो गया। अब चाइना ने क्या किया है, वो वृद्धि क्यों कर रहा है? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उसने काफ़ी काम किया है, तो उससे उसके देश की वृद्धि हो रही है क्योंकि उन्होंने मैथ्स पे काम किया। तो इस तरीके से, और फिर अल्टीमेटली ये होगा तो सोशल वैल्यू है, यानी समाज की उन्नति होगी ना, समाज में पैसा आएगा इस तरीके से। अगर प्रोग्रेस मैथ्स में होगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी, सबको मिलेगी वो, तो इसलिए इसका आंसर है सोशल वैल्यू ऑफ मैथ्स। एक डिवाइस देखने के लिए कि स्टूडेंट्स को क्या समझ में आया, और एक पर्पस के लिए अडेप्ट करना कि हम अपनी फ्यूचर टीचिंग कैसे कर सकते हैं, स्टूडेंट्स की नीड को केटर करते हुए एक क्लास के अंदर कहलाती है। पहला समेटिव असेसमेंट। समेटिव, जैसे समेटिव शब्द जो आया वो सम से आया है। सम का मतलब है जो एंड में की जाए, जैसे सम एक आपने जैसे हमारे टर्मिनल एग्जाम होते थे पहले, हमारा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, यानी कि आपने एक कंटेंट पढ़ाया और उसके टर्म के एंड में आपने देखा कि बच्चे को कितना आता है। मगर इसके अंदर तो हमें फाइंड आउट करना है कि बच्चे को समझ में आया है और कितना हम फ्यूचर टीचिंग को अपनी कैसे करें। अगर उसे नहीं आया है, पता लगाना कि उसे आया है या नहीं आया है, मतलब हम एक तरीके से उसको डायग्नोज कर रहे हैं। हम जो है वो निदानात्मक आंकलन करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट को अगर आया है तो और कितना हम उसे उस टॉपिक में आगे एडवांस ले जा सकते हैं, और अगर उसे नहीं आया है तो हम अपनी फ्यूचर टीचिंग में उस कॉन्सेप्ट को डील करने के लिए क्या नई नई स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं, क्या नया नया मटेरियल यूज़ कर सकते हैं ताकि उस स्टूडेंट को आ जाए। तो हम उस चीज़ को डायग्नोज कर रहे हैं ना, कोई उसको निदानात्मक असेसमेंट कर रहे हैं ना। कोई प्रॉब्लम, यानी कि जो हमारा अगर कोई प्रॉब्लम आई है, अगर स्टूडेंट को नहीं आ रहा है तो उसको जो है हम डायग्नोज करते हुए हम रेमेडी देंगे, हम अपनी फ्यूचर जो इंस्ट्रक्शन है उस पर बेस करेंगे, हम उसको एक तरीके का उपचार देंगे। तो ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट है। समेटिव असेसमेंट जो होती है वो एक टॉपिक को पढ़ाने के बाद टर्म्स में, एंड्स में होती है, और वो जो होती है बस उसके कंटेंट में स्टूडेंट की कितनी मास्टरी है या नहीं, वो उसको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होती है, वो उसके कंटेंट मास्टरी गोल्स तो उसके होते ही नहीं है। इन्फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है वो इंफॉर्मेशन देती है, वो थ्रू आउट इनफॉर्मल टाइप ही होती है, मतलब इन्फॉर्मेशन आप उसके पोर्टफोलियोज वगैरह और स्टूडेंट्स की वर्कशीट्स वगैरह से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेटिव असेसमेंट, मगर इसका आंसर नहीं है। टेस्टिंग जो होती है, टेस्टिंग हमारी अलग अलग तरीके की हो सकती है, जैसे हमारी इंटेलिजेंस टेस्टिंग हो गई, आप वो कर रहे हो, या तो परीक्षण जो है ना, ऐसे बुद्धि परीक्षण कर दिया आपने, या फिर आपने कोई हमारी पर्सनैलिटी की टेस्टिंग करी है, तो वो जो है वो तो एक बहुत ही जनरल टर्म है, तो वो तो नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है सी, निदानात्मक आंकलन। इनफॉर्मल असेसमेंट का, यानी कि अनौपचारिक आंकलन की विशेषता कौन सी नहीं है? नहीं, नहीं शब्द हमें देखना है। अब सबसे पहले देखना पड़ेगा हमारी इनफॉर्मल असेसमेंट क्या होती है। इनफॉर्मल असेसमेंट के अंदर हमारे वो असेसमेंट जो होती है जो हमारी थ्रू आउट चलती है, यानी ऐसा नहीं है कि आपने एक फिक्स टाइम शेड्यूल है उसके बाद आप उसे कर रहे हो, ऐसा नहीं है। इनफॉर्मल असेसमेंट जो होती है वो अलग अलग तरीके की हो सकती है, जिसके अंदर हमारे टेस्ट आ सकते हैं, क्विजेज आ सकते हैं, पोर्टफोलियोज आ सकते हैं, सेल्फ फील्ड क्वेश्चनियर आ सकते हैं,
तो ऐसे बहुत बहुत तरीके हैं, वर्कशीट्स आ सकती हैं, जिससे कि एक कॉन्सेप्ट को लेकर एक बच्चे की क्या अंडरस्टैंडिंग है उसको असेस करना, वो इनफॉर्मल असेसमेंट है। तो इसके अंदर हमें विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में जैसा कार्य कर रहे हो उस तरफ देखना। अगर हम बच्चे को देख रहे हैं कि अगर वो उत्तर पुस्तिका में हम केवल उसके आंसर एंड में जो वो कॉपी उसने दे दी और उसके आंसर कोई जांच करना, वो नहीं है। हम साथ में देख रहे हैं कि वो कौन सी स्ट्रेटेजी लगा रहा है। अगर वो कहीं रुक रहा है तो हम उसको बातचीत कर रहे हैं, तो वो तो एक इनफॉर्मल असेसमेंट का तरीका है कि उसको कितना कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो ये बात तो सही है, मगर हमें तो गलत बतानी है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों को समझाने अथवा चर्चा में व्यस्त हो तो उसको सुनना। अगर हम एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से बात कर रहा है, वो अपने कॉन्सेप्ट को बता रहा है, तो वो तो उससे पता चल सकता है, टीचर अगर उसको ध्यान से सुने तो ये उस कॉन्सेप्ट को लेकर बच्चे की क्या अवधारणा है, क्या उसके अगर कोई मिसकंसेप्शन है तो क्या है, और किस तरीके से वो असेस कर सकती है कि स्टूडेंट्स को उस टॉपिक को लेकर कितनी समझ है। अगर जैसे बच्चा एक स्केल है, उससे वो मापन करना है उसको, तो वो दो दोस्त डिस्कस कर रहे हैं कि मेरी लंबाई इतनी है, तेरी इतनी है, मैंने ऐसे पकड़ के नापा, ऐसे नहीं नापना होता, इससे ये दिक्कत हो जाती है। तो इन बातों को अगर टीचर सुनती है तो उसे समझ में आएगा कि हाँ, बच्चों को उस कॉन्सेप्ट को लेकर कितनी अंडरस्टैंडिंग है। तो वो तो इनफॉर्मल असेसमेंट करने का तो एक तरीका है। तो ये बात तो अपने आप में सही है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो नहीं पता करना है। अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने वाले उत्तरों को मॉनिटर करना। कक्षा में टीचर ने सवाल पूछे हैं, ठीक है, वो ओरल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो उस पे बच्चे क्या अपने आंसर दे रहे हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया हो रही है, उन पे टीचर जो है अपनी उन चीज़ों को मॉनिटर करे, यानी उस पे अपनी जो लेसन प्लान है या फिर उस पे चर्चा करे बाद में। तो उससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को जाना जा सकता है, उनके रिस्पॉन्स पे आधारित उनकी उस कॉन्सेप्ट को लेकर क्या समझ है उस, तो वो टीचर के क्वेश्चन पे आधारित। अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो वो उस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ लिया, फिर बच्चा जो है उसने रिस्पॉन्स दिया, तो टीचर को समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक को लेकर उस स्टूडेंट की क्या प्रेजेंट लेवल है, क्या उसका कॉन्सेप्ट के किस किस एस्पेक्ट्स को स्टूडेंट ने समझ लिया है। तो ये तो एक इनफॉर्मल असेसमेंट का तरीका है, तो हमें तो नहीं बताना है, तो ये भी नहीं हो सकता। विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांच कर अंक और ग्रेडिंग प्रदान करना, ये समेटिव असेसमेंट का तरीका है, ये इनफॉर्मल असेसमेंट का तरीका नहीं है। तो इसके अंदर अगर स्टूडेंट्स को टेस्ट हुआ, उसके बाद एक एंड में आपने टेस्ट लिया टर्म में, उसके बाद आपने सिर्फ जो बच्चे ने रिपोर्ट कार्ड में किया है उसको जांचा और उस तरीके से उसके मार्क्स को प्रोवाइड कर दिया। अगर बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है आपकी क्लास में, आपको पता है कि उसको कॉन्सेप्ट को लेकर आपने इनफॉर्मली असेस किया है और बाय चांस जिस दिन एग्जाम था उसने उस उत्तर पुस्तिका में अच्छी तरीके से नहीं किया, मगर टीचर तो मार्क्स उसी पे देगी ना। तो वही समेटिव असेसमेंट की एक कमी थी, जिसको दूर करने के लिए इनफॉर्मल असेसमेंट को ज़्यादा यूज़ करने के लिए जोर दिया गया। तो ये इसका आंसर है डी। टीचर्स एनकरेज करती हैं कि प्रिसाइज मैथमेटिकल वोकेबलरी यूज़ की जाए और प्रमोट करती हैं मैथ्स की वोकेबलरी को स्टूडेंट्स के अंदर। इसे क्या कहा जाता है? मैथ्स की अपनी एक वोकेबलरी होती है, जिसके अंदर हम, जैसे हम कहते हैं एक्सियम्स हो गई, प्रिंसिपल्स हो गई, जिसके अंदर हम एक तरीके से लिखते हैं। ऐसे हम पूरा पैराग्राफ नहीं लिख देते, जैसे कि हम साइंस में जैसे हम हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है तो हम पूरा लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता ना मैथ्स में। तो हम अगर कहेंगे कि टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, हमने कुछ शब्दों के अंदर एक अपनी स्टेटमेंट है वो रखी और उसके अंदर बच्चों को भी कहा कि आपको कुछ शब्दों के अंदर यूज़ करते हुए मैथ्स के जितने कॉन्सेप्ट हैं उसी भाषा को यूज़ करते हुए प्रिसाइज यानी कम शब्दों के अंदर पार्सिमनी यूज़ करते हुए, पार्सिमनी एक तरीका होता है जिसके अंदर हम एक्स्ट्रा जो बातें होती हैं उसको रेज ऑफ कर देते हैं, यानी हमें पूरी कहानी नहीं गानी, हमें सिर्फ मुद्दे से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड मैथ्स के शब्दों को प्रयोग करते हुए, सिंबल्स यूज़ करते हुए मैथ्स के कॉन्सेप्ट को बताना होता है। तो वो कहलाता है लैंग्वेज मैथ्स की, यानी मैथ्स एजुकेशन की, मैथ्स के सब्जेक्ट की अपनी भाषा, जो कि हमें स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करनी है। वैल्यू है क्या ये? अगर हम बच्चे को मैथ्स की वोकेबलरी का यूज़ करना और उसके लिए प्रोत्साहित करते हैं तो ये कोई वैल्यू से, मूल्यों से आधारित तो नहीं है कि सामाजिक, नैतिक, ये ऐसा कोई मूल्य की तो कोई बात नहीं है।
कोरिलेशन मैथ्स के एजुकेशन में ये नहीं है। कोरिलेशन का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में अंतर संबंध, यानी कि अगर हम मैथ्स की लर्निंग का क्या साइंस की लर्निंग पे भी इफेक्ट होता है, तो उनके बीच में अगर हम कोरिलेशन देखा जाए तो आर, छोटे आर से इसको दिखाते हैं। कई बार कई पेपरों में क्वेश्चन भी आता है कि जो हमारा कोरिलेशन होता है वो कोरिलेशन कोफिशिएंट उसे स्मॉल आर से दिखाते हैं और उसकी वैल्यू -1 से लेकर +1 तक जाती है। -1 का मतलब है नेगेटिव कोरिलेटेड, यानी कि दो चीज़ें आपस में बिल्कुल संबंधित, नेगेटिव संबंधित है, यानी कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ घटती है। ये है नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई जो है बहुत ज़्यादा टाइम जो है आपका एग्ज़ाम आ रहा है और आपने पढ़ाई में अपना आप टाइम दे रहे हो बहुत सारी मूवीज़ देखने के लिए, ठीक है, आप मूवीज़ देख रहे हो, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो, तो उससे और वो आपने इंक्रीज़ किया। और जो दूसरी चीज़ है, जो दूसरा फैक्टर है वो ये है कि आपका आउटकम, तो उससे आपके चांस माना जाए कि आपका सिलेक्शन का चांस, तो वो तो कम होगा ना। तो ये दो चीज़ें आपस में कोरिलेटेड नेगेटिवली हैं। आप जितना ज़्यादा टाइम एक्स्ट्रा चीज़ों पे स्पेंड करेंगे उतने ही कम आपके चांस होते चले जाएंगे सिलेक्शन के लिए। जीरो कोरिलेटेड का मतलब है कि दो चीज़ आपस में बिल्कुल भी संबंधित ही नहीं है, अलग ही अलग चीज़ है। अगर जैसे हम देखें कि मैथ्स पढ़ रहा है, कोई मैथ्स की वोकेबलरी को डील कर रहा है, कोई मैथमेटिशियन है मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को डील कर रहा है, और एक तरफ हम देखें कि एक इतिहासकार है, तो उन दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन है? क्या उसकी सब्जेक्ट की नॉलेज उसके सब्जेक्ट में एंटर करिए? नहीं, दो अलग फील्ड है, अलग डिसिप्लिन है। एक काफ़ी ऑब्जेक्टिव है, लॉजिकल है, दूसरा जो है वो सब्जेक्टिव है, उसका पैराडाइम ही अलग है। तो इनके बीच में जीरो कोरिलेशन है। +1 की तरफ अगर कोई हमारा आंसर जाता है वो कहलाता है हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आप जो है अपना बहुत ज़्यादा समय पढ़ाई में देंगे, नए नए मॉक टेस्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे आपका दूसरा है, ये हमारा एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा फैक्टर ये हो गया कि आपकी लर्निंग, यानी कि आपका जो अवार्ड्स और आपका सिलेक्शन का चांस है वो इंक्रीज होगा। तो दो चीज़ें ये आपस में कोरिलेटेड हैं। कोरिलेटेड है कैसे? पॉजिटिव कोरिलेटेड है। जितना ज़्यादा पढ़ोगे, पढ़ाई में समय दोगे, उतना आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे मैथ्स की लर्निंग जो होती है, जो मैथ्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो फिजिक्स की लर्निंग में मदद करती है, क्योंकि अल्टीमेटली फिजिक्स में भी आप नंबर, सूत्रों और इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो ये भी आंसर नहीं है। प्रिसाइज मैथ्स की वोकैब को यूज़ करना, क्या वो टूल है मैथ्स के? गणित शिक्षण में कोई उपकरण है? गणित के उपकरण जैसे होते हैं हमारे जियो बोर्ड्स, जियोजेब्रा, ये एक ऐप है। तो क्या ये टूल्स है मैथ्स के एजुकेशन का? ये कोई मैथ्स के एजुकेशन का टूल नहीं है। मैथ्स की वोकैबुलरी वो मैथ्स की एक लैंग्वेज का एस्पेक्ट है, लैंग्वेज इन मैथ्स एजुकेशन का एस्पेक्ट है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथ्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर, यानी गणित की विशेषता को नहीं दर्शाती है। मैथ्स जो होती है वो साइंस होती है लॉजिकल रीजनिंग की। ये स्टेटमेंट तो अपने आप में सही है, क्योंकि मैथ्स में लॉजिक होता है, किसी भी चीज़ का तर्क होता है जो कि हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है, मगर हमें गलत बतानी है तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। मैथ्स एक वे है सेटल करने के लिए दिमाग में रीजनिंग की हैबिट को। यस, मैथ्स के अंदर रीजनिंग होती है। आप जो है हाई लेवल हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग इसमें करते हो। आप जो स्टेटमेंट्स को जो है उनको प्रूफ करते हो। आपने जैसे देखा होगा हमने अलजेब्रा हो गया या फिर ज्योमेट्री में हम बहुत सारी थियरम्स को प्रूफ करते थे ना, तो वो हमारे दिमाग में एक रीजनिंग की हैबिट को सेटल करने के लिए एक तरीका है मैथ्स का। हाँ, हम तर्क देते हुए किसी भी चीज़ को प्रूफ देते हैं, तो ये तो सही है, मगर हमें तो गलत बतानी है, तो इसलिए ये आंसर भी नहीं हो सकता। मैथ्स एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, तो इसलिए ये इसका आंसर आएगा। मैथ्स एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, ये एक अमूर्त विज्ञान है। ये विज्ञान है, आप तर्क देते हुए चीज़ों को प्रूफ करते हो, आप साइंटिफिक होते हो। आप अगर ये कोई स्टेटमेंट या कोई थियरम इंडिया में प्रूव कर रहे हो, तो आप अमेरिका, चाइना, कहीं पर भी उसको प्रूव कर दोगे। उसकी हाईली जनरलाइजेबिलिटी होती है। वो जो होता है वो सोशल और कल्चरल इम्पाउंड नहीं है कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि 2 + 2 4 होते हैं और वही रशिया में तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है। मैथ्स की एक पर्टिकुलर सिस्टम है, प्लेस वैल्यू बेस 10 पे आधारित इसका मॉनेटरी सिस्टम है,
तो उस पे आधारित आप जो है, अगर आप कहीं पर भी मनी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आप बेस 10 को मल्टीप्लाई करते हुए आप उस तरीके से कन्वर्जन करते हो। तो आप मैथ्स जो है वो जनरलाइज है और एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, जो कि हर कल्चर चाहता है कि उसके बच्चों के अंदर मैथमेटिकल नॉलेज को डेवलप किया जाए। मैथ्स को कहा गया है कि वो साइंस है नंबर की और स्पेस की। बिल्कुल सही कहा गया है। नंबर, बहुत सारे नंबर हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि जिस पे आधारित मैथ्स की फिर धीरे धीरे हमारी लर्निंग बनाते रहते हैं। स्पेस की हमें अंडरस्टैंडिंग हम स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करते हैं, 2D 3D, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैसे उनका क्या एरिया होता है, क्या वॉल्यूम होता है, क्या टेसिलेशंस होती हैं। तो ये जो है ये सब आधारित है हमारी। तो मैथ्स जो साइंस है नंबर्स की और स्पेस की, ये अपने आप में बात सही है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। इसका आंसर है सी, कि गणित अमूर्त विज्ञान है और इसमें नहीं है दे रखा था, तो इसलिए ये आंसर हो गया। विद्यार्थियों ने कि नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरर, उन्होंने कुछ त्रुटियां की हैं। उन त्रुटियों को हमें देखना है कि उनका क्या नेचर है और क्या उसके विशेषताएं हैं। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, इन चीज़ों को, बच्चों की त्रुटियों को, की विशेषताओं को और उनकी प्रकृति को जानना मैथ्स में क्या कहलाता है। पहला, कंटेंट एनालिसिस। नहीं, ये कंटेंट एनालिसिस नहीं कहा था। विषय वस्तु विश्लेषण जो होता है वो हमारे किसी कंटेंट का होता है, यानी कि कोई टेक्स्ट दे रखा है, यानी कि कोई एक पैराग्राफ दे रखा है जो हमारा लैंग्वेज रिलेटेड, या फिर हमारी कोई पिक्चर्स हैं, उसको हम देख रहे हैं कि क्या इसमें कंटेंट है, क्या इसकी विषय वस्तु किस मतलब ये नॉलेज को किस तरीके से दिखा रहे हैं, क्या ये आदमियों वाले पर्सपेक्टिव से दिखा रहे हैं, क्या ये औरतों को फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, जैसे टेक्स्ट को काफ़ी रियलाइज, कंटेंट एनालिसिस कभी बहुत सारा किया जाता है टेक्स्ट को, क्या ये टेक्स्ट जो है उस तरीके की जिस समय में लिखा गया, क्या उस तरीके की विचारधारा को प्रोपोगेट कर रहा है। जैसे कि अंग्रेजों के समय में जो शिक्षा दी जा रही थी, तो अगर उस टाइम के जो टेक्स्ट हैं, तो उसके टेक्स्ट को अगर एनालाइज किया जाए तो वो इस तरीके से अपने नीचे ऐसे लोगों को पढ़ाना ऐसा शिक्षा देना चाहते थे कि उनके नीचे सिर्फ वो लोग जो उनकी शिक्षा वो चाहते हैं, उनके नीचे काम करने वाले नौकर बने। तो उस कंटेंट को देखकर आपने एनालाइज किया और एक समय सीमा कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में क्या उसकी रेलिवेंस है उसको जज किया, वो कहलाता है कंटेंट एनालिसिस। तो मैथ्स में कंटेंट एनालिसिस इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि मैथ्स जो है वो खुद लॉजिकल है। हाँ, और इसमें हमें क्वेश्चन के अंदर देखना है कि बच्चों एरर स्टूडेंट्स के क्या हैं, उनकी जो त्रुटियां हैं उनको एनालाइज करना है। तो ये तो हमारा सिंपल सा है, इसका एरर एनालिसिस है, यानी कि विश्लेषण करना है। हमें चीज़ों को तोड़कर देखना है कि अगर कोई 10 जमा 13 करते हुए यहाँ 3 लिखते हुए यहाँ उसने 20 लिख दिया, तो बच्चे को जो है वो प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। उसके एरर्स को देखना है, उसको तोड़कर बच्चे को प्लेस वैल्यू की कितनी अंडरस्टैंडिंग है उसका विश्लेषण करना है। तो ये क्या रहता है, एरर एनालिसिस इन मैथ्स। कंटेंट सिंथेसिस, मैथ्स में कुछ कंटेंट सिंथेसिस वैसे कोई टर्म ही नहीं होती है, तो ये आंसर नहीं होगा। एरर सिंथेसाइज नहीं करने होते, एरर सिंथेसिस भी कोई टर्म नहीं होती है। एरर एनालाइज करने होते हैं, यानी कि उनको तोड़कर देखने की जरूरत है कि कहाँ पे गलती हो रही है, और फिर उस गलती को देखते हुए स्टूडेंट्स की लर्निंग में उसको सुधार करने की जरूरत है। तो इसका आंसर है एरर एनालिसिस। टीचर एक नया टॉपिक क्लास में लेकर आई है और वो चाहती है कि बच्चे जो हैं वो सिचुएशन प्रेजेंट करती है ताकि स्टूडेंट जो है वो उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करें। तो वो क्या कहलाता है? प्रीवियस नॉलेज। क्या टीचर पुराना ज्ञान ला रही है? तो हमने तो ये लिखा है कि न्यू टॉपिक है। न्यू टॉपिक की तरफ बच्चों के ध्यान को आकर्षित करना क्या कहलाता है? प्रीवियस नॉलेज, पुरानी नॉलेज कहलाता है? नहीं, आपने पुरानी नॉलेज की तो बात की ही नहीं, आप नया टॉपिक लाए हो, नए टॉपिक की तरफ ध्यान ले जा रहे हो, तो आप एक नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आप एक नए टॉपिक को लेकर आए हो, तो स्टूडेंट्स की अटेंशन को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। तो सिचुएशन जो टीचर ने प्रेजेंट की क्लास के अंदर बच्चों की अटेंशन लेने के लिए, वो कहलाती है इंट्रोडक्शन। आपने एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया है, आपने किसी उद्देश्य का कथन बच्चे को बोल दिया कि इसे पढ़ने के बाद आपको ये सब आ जाएगा, तो वो तो नहीं है, वो स्टेटमेंट ऑफ एम नहीं है। आइडियल क्वेश्चन जो होते हैं कि
इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको ये सारे सवाल आने चाहिए, तो वो थोड़ी आप कर रहे हो। आप एक स्टूडेंट्स की अटेंशन को कैटर करने के लिए आप जो है एक सिचुएशन को प्रेजेंट करते हो। सिचुएशन टीचर ने एक प्रेजेंट की, एक टॉपिक को, नए टॉपिक को, उसको कहलाता है, वो सिर्फ कहलाता है इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, यानी कि किसी चीज को पेश करना। ये बहुत सारे कथन दे रखे हैं, हमें इसमें बताना है कि मैथ्स के करिकुलम कंस्ट्रक्शन में, यानी कि मैथ्स का जो है पाठ्यक्रम को बनाना है, उसमें कौन सा बेस्ट प्रिंसिपल नहीं है। नहीं, आपने देखा होगा इस पेपर के अंदर ज्यादातर नहीं वाले सवाल आए थे। नहीं वाले सवालों को सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट को 2 बार पढ़ लो, मगर गलत मत करो, टाइम ले लो, जरूरी नहीं है, बहुत सारा टाइम है, मगर क्वेश्चन को समझ के फिर टिक लगाओ। जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी में गलत होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। पहला तो स्टेटमेंट ये है कि मैथ्स के करिकुलम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मैथ्स के पाठ्यक्रम को बनाया जा रहा है, उसमें कौन सा बेस्ट प्रिंसिपल नहीं है। पहला, मैथ्स का करिकुलम जो होना चाहिए वो बाल केंद्रित होना चाहिए। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। बाल केंद्रित बच्चों की, जिस तरीके की बच्चा थिंकिंग लेवल पे है, क्या वो कॉन्क्रीट ऑपरेशन पे है, छोटा बच्चा है तो फिर धीरे धीरे वो फॉर्मल ऑपरेशन में शिफ्ट करता है, और आप छोटे बच्चे को जो है बड़ी बड़ी एक्सियम थ्योरम पढ़ाने लग जाएंगे तो क्या वो काम देगा? नहीं। तो बच्चे की चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चे की कॉग्निटिव लेवल पे आधारित होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है, मगर हमें बतानी है कि जो सही नहीं है, कौन सा सही बेस्ट प्रिंसिपल नहीं है। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। मैथ्स का पाठ्यक्रम एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, बिल्कुल सही है। एक्टिविटी बेस्ड बच्चा करके देखेगा, बच्चा चीज़ों को मैनिपुलेट करेगा, बच्चा जो है एक्टिवली कंसर्ट होगा, चीज़ों को जोड़ जोड़ कर वो बॉक्सेस को लगा रहा है और काउंटिंग कर रहा है, तो उससे बच्चा जो है उसकी लर्निंग में मदद होगी। ये हमें सारे लेवल 1 है, तो हमें लेवल 1 की तरह से ऑप्शंस को सोच के फिर आंसर लगाना चाहिए। सो मैथ्स का करिकुलम एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, ये अपने आप में स्टेटमेंट सही है, मगर हमें तो नहीं वाली बतानी है, तो इसलिए ये गलत, ये आंसर नहीं हो सकता। मैथ्स का करिकुलम जो होना चाहिए वो लॉजिकल होना चाहिए और साइकोलॉजिकली अरेंज्ड होना चाहिए। तो हमें उस तरीके से बच्चे को कॉन्क्रीट हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराते हुए डिफरेंट टाइप का रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए, और वो साइकोलॉजिकली अरेंज्ड होगा मटेरियल, यानी कि वो बच्चे जो हैं उसको यूज़ कर पाएंगे, और ऐसे उनकी थिंकिंग साइकोलॉजिकली अरेंज करिकुलम होगा जो जिसके अंदर कंक्रीट सिचुएशंस भी दी जाएंगी, बच्चे को आसपास के वातावरण से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दी जाएंगी, लॉजिकली प्रेजेंट किया जाएगा, तो वो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये तो एक अच्छा प्रिंसिपल है, मगर हमें तो नहीं वाला बताना है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यकता नहीं मानता, ये स्टेटमेंट गलत है। आपने तो यही आंसर है। आपने कहीं हमेशा देखा ही होगा कि जो कभी भी हमारा कोई करिकुलम कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसके अंदर टीचर्स को लिया जाता है, उस सब्जेक्ट जो एक्सपर्ट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्स पर्सन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ और बड़ी फैकल्टी ली जाती है। तो टीचर्स मगर उस करिकुलम कंस्ट्रक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि टीचर जो होते हैं वही उस करिकुलम को डील कर रहे होते हैं, वो उस करिकुलम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जज करते हैं, और वो टीचर जो होते हैं वो करिकुलम कंस्ट्रक्शन में एक्चुअल इनपुट्स देते हैं कि हाँ स्टूडेंट की लर्निंग, स्टूडेंट इस लेवल के स्टूडेंट को ये वाली दिक्कत आ रही होती है, ये वाले कॉन्सेप्ट जो हैं ये हाई लेवल के हैं, ये इस क्लास में नहीं प्रेजेंट करके इस क्लास में प्रेजेंट करने होते हैं। तो टीचर की एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, और कोई भी करिकुलम जो है वो टीचर की एक्सेप्टेंस के बिना तो बनता ही नहीं है। जैसे कि अभी अगर हमारा पॉलिसीज़ भी दें तो सरकार उसमें भी नए नए सुझाव मांगती ही रहती है, तो टीचर का तो एक्सेप्टेंस ना लेना ये करिकुलम कंस्ट्रक्शन का तो ये पार्ट ही नहीं हो सकता। टीचर की एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है और वो रिक्वायर्ड होती है। तो इसका आंसर ये है कि गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति की आवश्यकता नहीं मानता, ये स्टेटमेंट गलत है, उसे मानना चाहिए, लेना चाहिए, वही एक अच्छा हमारा गणित का पाठ्यक्रम निर्माण में मेन रोल प्ले करती हैं। इनमें से स्टूडेंट की वीकनेस है मैथ्स में, उसको पता करने का कौन सा सबसे बढ़िया तरीका नहीं है? नहीं, कौन सा सबसे बढ़िया तरीका नहीं है? बच्चे से क्वेश्चन पूछना, क्लासरूम के बाहर भी और अंदर भी, ये तो एक अच्छा तरीका है। उससे बच्चे के कॉन्सेप्ट को लेकर उसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, क्या वो लैग कर रहा है, कहाँ उसकी वीकनेस आ रही है, उसे तो पता चल जाएगा। जैसे बच्चा जो है बोतल भर के ला रहा है पानी की
लंच टाइम में, तो टीचर पूछ सकती है कि इसमें अंदाज़ा लगवा सकती है इसमें कितना पानी आ रहा है, मतलब उसकी मेजरमेंट की कैपेसिटी को लेकर उसके कॉन्सेप्ट को जज कर सकती है और उसकी वीकनेस को कि बच्चा जो है वो डेली लाइफ से रिलेट भी कर पा रहा है क्या मैथ्स के कॉन्सेप्ट को, तो क्वेश्चन पूछने से उसकी असेसमेंट हो जाएगी। तो ये तो एक अच्छा तरीका है, मगर हमें तो नहीं वाला बताना है तो ये नहीं हो सकता। ओरल वर्क जो है वो देकर, जैसे कि मुंह जबानी कार्य देकर, मौखिक कार्य देकर कि बच्चा जो है मुंह जबानी चीज़ों को ऐड करे, या फिर हमारा चीज़ों को कि 10 रुपये में इतना आता है, जो डेली लाइफ में बाहर सामान कैंटीन से अगर वो बच्चा कोई सामान ले रहा है या कुछ भी यूज़ कर रहा है, तो बच्चा ओरली जो मैथ्स कर रहा है तो उससे असेस कर सकते हैं कि उसकी वीकनेस है या कितनी है, कि 10 रुपये में कितनी पेंसिल आ जाती हैं, तो वो लिख के करने की, तो अगर उसे पता है कि एक पेंसिल 2 रुपए की आती है तो 10 में कितनी आ जाएंगी, 5 आ जाएगी, तो उस ओरल वर्क से बच्चे की असेसमेंट पता की जा सकती है कि उसको उस कॉन्सेप्ट में कितनी लर्निंग है। तो ये तो सही तरीका है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। एनालिसिस ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स, अगर हम बच्चे की आंसर स्क्रिप्ट का एनालिसिस करेंगे तो उससे हमें बच्चे के एरर्स पता चल जाएंगे कि बच्चा की कोई जमा के एल्गोरिथम में गलती कर रहा है, या फिर बच्चा किस तरीके से किसी कॉन्सेप्ट को मेजरमेंट कर रहा है, तो स्केल के 0 से ना शुरू करके 1 से शुरू कर रहा है, तो इसलिए उसने वो जितनी लेंथ बनाने की कही गई है वो उससे छोटी बना रहा है। तो आंसर स्क्रिप्ट से उसके एरर से हम उसकी थिंकिंग के अंदर जा सकते हैं, हम उसकी मतलब उसके एरर से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे को इस टॉपिक को लेकर दिक्कत आ रही है। तो ये तो अपने आप में सही बात है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। बाय कंपेयरिंग स्टूडेंट्स, कंपेयर करना स्टूडेंट को कि अरे ये तो मैथ में बहुत अच्छा है, तुम्हें मैथ नहीं आता, ये कोई तरीका नहीं है बच्चे की वीकनेस को जानने के लिए। इस तरीके से तो स्टूडेंट के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होगा और मैथ्स फोबिया क्रिएट हो जाएगा, यानी कि बच्चा जो है उसको गणित से डर लगने लगेगा, और वो जो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि मैथ्स जो है वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट, हमारे दैनिक जीवन में वो हमारा भाग, हमारा लाइफ टाइम हमें मदद करता है। और मैथ्स जो है वो एक स्पेशल वे ऑफ थिंकिंग डेवलप करता है, जिससे बच्चा दूर होता चला जाएगा और गणित को एक अलग तरीके का सब्जेक्ट समझने लग जाएगा जो कि उसकी ज़िंदगी से नहीं जुड़ा हुआ, वो हमें नहीं डेवलप करना। और वो इन तरीके के इन कंपटीशन करना, कंपैरिजन करना, बच्चे को नेम करना, लेबल करना, इन सारी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर मैथ्स फोबिया क्रिएट करती हैं, तो ये हमें नहीं करनी है एज अ टीचर। तो इसका आंसर ये है। थैंक यू वेरी मच। और आपको इस तरीके से पेडागोजी से रिलेटेड मैथ्स के कोई भी सवाल में दिक्कत हो तो आप प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए। आपके कमेंट्स को मैं पढ़ूंगी और कोशिश करूंगी ऐसी अलग अलग तरीके की मैथ्स की पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस और इस तरीके की वीडियोस लाने की। थैंक यू वेरी मच।